हेलो दोस्तों, अध्याय यूपीएससी में स्वागत है आप सभी का। आज से हम इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट कर लिए हैं हमने और आज हमारा जो है पहला लेक्चर है और आने वाले 15 या 20 दिनों में हम इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आने वाले यूके पीसीएस 2026, यूके ट्रिपल एससी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, फैक्चुअल है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने को होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो कैसे लगी, फीडबैक दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा और अच्छे से वीडियो बनाऊं और उन चीज़ों को जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर पाऊँ। ठीक है, बाइलिंगुअल है, ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होगी ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी। आज हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे। अगर टाइम ठीक ठाक रहा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी करेंगे, फिर बाकी प्रियम्बल और यूनियन टेरिटरी बाद में करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में। बट जो लेक्चर 1 है उसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बाइलिंगुअल है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हमें पता है कि भाई 1600 में क्या हो चुका था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना करप्शन कर लिया था, इतना करप्शन कर लिया था कि उसके बाद क्या हुआ कि इनको ओवरसाइट करने के लिए जो इन ब्रिटेन से क्या हुआ, कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए। ठीक है, तो पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उधर इंग्लैंड में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लाई, एक एक्ट लेकर आई जिसे बोला गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ताकि इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, यानी बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, ठीक है, उससे कहा गया कि तुम आज से बंगाल ऑफ गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाओगे। ठीक है, और जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। उस समय तो वो गवर्नर थे ऑलरेडी, बट उन्हें क्या कहा, तुम्हें एक टाइटल दे दिया गवर्नर जनरल का। क्या कह दिया? गवर्नर जनरल का। तो वो बने वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर इसी टाइम पे क्या हुआ कि इसी एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज बनते हैं। और उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजाइम्पे थे। ठीक है, और ऐसी चैम्प्स वो आई मीन हाइड भी होते हैं एक, और एक लिमेंस्टर वगैरह भी होते हैं, ये क्या होते हैं, जज होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करने के लिए 1784 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 में। ठीक है, इसने क्या किया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, यानी व्यावसायिक और राजनीतिक जो फंक्शन थे उनको क्या किया, अलग अलग किया, उनमें क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, तो यानी कि दोहरी शासन प्रणाली थी, डबल गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, एक साइड तुम्हारा कमर्शियल वर्क चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, दूसरी साइड तुम क्या कर रहे हो, राजनीति में घुसे पड़े हो। प्लासी प्लासी हुआ। ठीक है, प्लासी के बाद बक्सर होता है 1764 में। इसके बाद बक्सर के बाद तो इन्होंने सब कुछ क्या कर लिया था, अपनी डुअल गवर्नमेंट चलानी शुरू कर ली थी। यहाँ पे से थोड़ा दीवानी राइट्स, ठीक है, तो दीवानी राइट्स भी रख लिए थे अपने, और जो फिर पॉलिटिकल फंक्शन था उसके लिए एक पपेट रूलर को बैठा दिया था। ठीक है, व्यापारिक मामलों, जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए। ठीक है, क्या बनाए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, इसके अंदर कुछ मेंबर हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये कुछ मेंबर क्या थे, ये क्या देखते थे, पॉलिटिकल राजनीतिक मामला देखते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे तो ऑलरेडी पहले से थे, इनको कहा गया कि भाई अब तुम क्या सिर्फ क्या देखोगे, व्यापारिक मामले ही देखोगे, कि क्या एक्सपोर्ट करना, क्या इंपोर्ट करना, कहाँ पे तुम्हें अपनी फैक्ट्री में कौन कौन सी चीजें चाहिए, कितने मसाले, इन चीज़ों का ध्यान तुम रखोगे। ठीक है, फिर 1813, अब इसमें और भी प्रोविजन थे बट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्नर जनरल बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा 1813 का चार्टर है, इससे पहले एक चार्टर एक्ट ऑलरेडी आ चुका है। 4 चार्टर एक्ट आते हैं, एक तो 1793 का चार्टर आता है, फिर 1813 का चार्टर, हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आता था। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में तो इसकी मोनोपोली थी। ठीक है, बाद में वहां से प्रेशर आया होगा कि भाई हम जैसी कंपनियों को भी क्या करो, इंडिया में जाके ट्रेड करने दो। तो इसलिए इनकी क्या कर दी जाती थी कि बोला 20 साल तक तुम और क्या करोगे, ट्रेड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे इनकी क्या कर दी गई, मोनोपोली भी कम खत्म कर दी गई बाद में। तो ठीक है, तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या किया, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली। सिर्फ कहा कि भाई तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गई, अब तुम क्या कर सकते हो, तो जो तुम्हारा मोनोपोली है इसमें तुम क्या कर सकते हो, चाय और
चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी तुम क्या कर सकते हो, बाकी में ठीक है, इसको छोड़कर बाकी तुम्हारी जो मोनोपोली है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा। ठीक है, और पता है क्या करते थे ये, जो यहाँ पे काम करने वाले थे, जो इनके काम करने वाले थे, उसे सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देती थी, बोलते थे सैलरी तुम अपनी यहाँ से दो, तो यहाँ से पैसे दे के अपनी इंडिया के ही पैसे से यहाँ वहाँ के लोगों को पैसे पे किया जाता था। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरियों को भी क्या किया गया, भारत आने की परमिशन मिल गई थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या थे, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना गया है। तो पहले बंगाल, इसमें देखो 1793 के, आई मीन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि 3 प्रेसिडेंसी बनी थी। ठीक है, एक तो थी कलकत्ता, ठीक है, जिसे बंगाली बोलते थे, और बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियां बनी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बनी, 1 2 3। कलकत्ता को सबसे बड़ा रखा गया, इसलिए इसे कहा गया कि गवर्नर जनरल, इसे कहा गया गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बना। लेकिन इसके अंडर क्या रखे गए, बॉम्बे और मद्रास को रखा गया, ये अब अलग अलग नहीं थी, अब ये इनके ही अंडर थे। ठीक है, और सबऑर्डिनेट थे। तो बॉम्बे को बोला गया गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, जनरल सिर्फ एक ही था, कोलकाता, तो कोलकाता वाले के पास सबसे ज्यादा पावर थी, ऐसे समझो। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट 1833 आता है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बनता है, भारतीय गवर्नर जनरल बनता है। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। क्या कहलाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और EIC को एक तरीके से क्या बना दिया गया, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये क्या नहीं करेगी, ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, और लॉर्ड मैकॉले क्या बनते हैं, अध्यक्षता में। इसी टाइम पे लॉ कमीशन में आता है, लॉ कमीशन। पहले लॉ मेंबर भी कौन थे, मैकॉले हुआ करते थे। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग, लॉ कमीशन में। ठीक है, फिर 1858, ठीक है, 1858 का क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 3 चार्टर ये हुए थे, 20-20 साल बाद आते। एक 1793 का था, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो उसी के टाइम पे एक चार्टर एक्ट आता है 1793 का। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट में कह दिया कि तुम्हारी 20 साल तक और क्या कर देंगे, हम मोनोपोली बढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है सबसे पहले 1850, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। पता लग गया था कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा तरीके से इरेगुलेशन फैला रही है। ठीक है, और मिस गवर्नेंस हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई EIC अब तुम वापस आओ, तुम्हें खत्म करते हैं हम। ठीक है, तो 1857 के बाद तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होती है। और क्या होता है, बोलते हैं कि अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी हथियार किया, अब वो टेरिटरी कहाँ जाएगी, इंडिया की नहीं होगी, अब वो ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। कौन संभालेगा, ब्रिटिश क्राउन, यानी रानी के हाथ में होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चलेगी। उस समय महारानी विक्टोरिया क्या थी, क्वीन थी। और इसलिए इस एक्ट को कहा जाता है गुड गवर्नमेंट एक्ट, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसे पद दे दिया गया वाइस रॉय का। क्या दे दिया, वाइस रॉय। अब तुम्हारे पास तुम क्या हो, वाइस रॉय हो। बस नाम बदल दिए जा रहे थे, थोड़ा बहुत क्या दे दी जा रही, पावर ऐड कर दी जा रही थी, इसलिए नाम बदल दिए जा रहे थे। तो पहला जो वाइस रॉय बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब इसी टाइम पे क्या हुआ, एक पद और बना, जो बना सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये ऑलरेडी होता है, बट हर कंट्री के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो इंडिया के लिए था, क्योंकि कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया था। कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया था, नया पद सृजित किया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या आता है, 1909 में एक आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसने एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसने शुरू किया एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाली नीति लाया। इसमें क्या किया कि मुस्लिमों के लिए कहा कि तुम अलग से क्या करोगे, तुम्हारे लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यानी तुम ही लोगों में से एक चुनेगा और तुम ही लोग उसे वोट करोगे, तो इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और तुम ही, ठीक है, और सबके लिए करेगा, तो ऐसे होता था, इसे बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। इसलिए गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चुना था। उस समय क्या कहा था कि रिजर्वेशन चला लो, पर सेपरेट इलेक्टोरेट ना मत करो तुम। ठीक है, बट मॉर्ले मिंटो ने क्या था, मॉर्ले उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और मिंटो उस समय क्या था, वाइस रॉय था। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट लाता है। ठीक है, अब देखो, लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है, वाइस रॉय था। तो इस समय जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो वाइस रॉय की कार्यपालिका का क्या था, पहले भारतीय वो बने। तो पहले जो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
शामिल होने वाले, यानी वाइसरॉय की भी अपनी काउंसिल होती थी। वाइसरॉय की भी क्या होती थी, अपनी काउंसिल होती है। वाइसरॉय है, इसमें हेड वाइसरॉय है और कुछ काउंसिल होते थे। ठीक है, इसी काउंसिल में जो पहली बार जो इस काउंसिल में घुसा वो था इंडिया का सबसे पहला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ये क्या थे, विधि सदस्य के एज अ लॉ मेंबर गए थे। ठीक है, अब देखो फिर 1990 में क्या आता है। ठीक है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1909 हो गया, 1919 का आता है। ठीक है, और इसमें मॉन्टेग्यू के होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय होते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आते हैं डायर की। ठीक है, और बाइकैमरलिज्म। ठीक है, डायर की यानी द्वैध शासन लाते हैं, और बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय लाते हैं। आज हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा वाली जो ये चीजें थी, ये क्या है, इसे बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। ठीक है, द्वैध शासन डायर की। तो डायर की मतलब क्या कहते हैं, पावर को डिवाइड कर दिया था। मतलब एक यहाँ पे थी और कुछ पावर यहाँ पे भी थी, यानी कि फेडरल पावर आ गई थी, फेडरलिज्म। जो मैंने एक वीडियो डाल के थी फेडरलिज्म, तो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे पावर के साथ क्या हुआ था कि जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उस, ठीक है, वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय, उस समय उसे असेंबली वगैरह बोला जाता था। ठीक है, उस समय तो यहाँ पे कुछ पावर थी, और कुछ पावर यहाँ क्या दे दी थी, छोटे प्रोविंसेस को दे दी थी, प्रोविंसेस। ठीक है, अब प्रोविंसेस के पास जो पावर है हुआ करती थी, अब वो पावर तो थी, बट उन पावरों को कहा गया ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित पावर, ट्रांसफर्ड। बट इसमें से कुछ पावर क्या थी, नहीं थी, तो उन्हें बोला गया रिजर्व। जो उनके पास नहीं थी तो उन्हें बोला गया रिजर्व्ड। ठीक है, क्या बोला गया, रिजर्व्ड। ठीक है, तो रिजर्व पावर की, इस पे सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है, वाइसरॉय। ट्रांसफर्ड पे ये बना सकते हैं। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और लोअर हाउस। ठीक है, तो केंद्र में असेंबली आई, ठीक है, विधानसभा आई। तो एक तो बनी राज्य परिषद और केंद्र परिषद। ठीक है, केंद्र में हुई, याद रखना, केंद्र में। तो केंद्र में द्विसदनीय आई। ठीक है, बाद में 1935 में हट जाता है, और क्या होता है, लोअर में आ जाता है, और ऊपर ये डायरकी को खत्म कर देते हैं। प्रीलिम पे सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी क्या हुआ, पृथक निर्वाचन का व्यवस्था, आई मीन विस्तार हुआ। पहले तो मुस्लिम को दिया, फिर मुस्लिमों के बाद इनको दिया 1919 में, और उसके 1935 का वुमेन यानी महिलाओं को भी क्या किया, ये दे दिया गया। महिलाओं को भी 1935 में ये कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया, पृथक निर्वाचन दिया। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसी का क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, डायर की खत्म हुई। तो इससे बोलते हैं, अब जब डायर की खत्म हुई तो उस समय रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिसपे वो क्या नहीं कर सकते थे, एक्ट नहीं कर पाते, लॉ नहीं बना पाते। तो इसलिए अब जब ये खत्म हो गया तो अब वो बना सकते थे, इसलिए उसे बोला गया प्रांतीय स्वायत्ता। क्या बोली, प्रांतीय स्वायत्ता। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। फिर केंद्र में क्या हुआ, द्वैध शासन लागू हुआ। एक तो अखिल ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। बट ये अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि लोगों ने इस पे क्या नहीं किया, जो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया, तो ये चल नहीं पाया, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन बन रहा था तब। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बन गया था। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापना होती है। तो आरबीआई बनता है, और संघीय फेडरल कोर्ट बनता है। ठीक है, 1937 में। ठीक है, ओके। ऐसी इसीलिए फेडरल कोड 1937 जब ये बनता है, तो इसी का एक आरबीआई एक्ट आता है ना, आरबीआई एक्ट 1934, तो उसी से क्या करते हैं, ये बनता है। ठीक है, याद रखना। आज हमारा उसी जो आरबीआई का जो एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई काम करता है। फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है, और आज़ाद होता है तो इसी एक्ट के अंडर आज़ाद होता है। तो ब्रिटिश रूल खत्म होता है, इंडिया को इंडिपेंडेंट करते हैं और एक सोवरेन स्टेट बनाते हैं। सोवरेन स्टेट 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः आज़ाद होता है। भारत दो डोमिनियन में टूट जाता है, एक तो होता है पाकिस्तान, दूसरा भारत। ठीक है, वाइसरॉय के पद को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि 1858 के बाद वाइसरॉय का पद फिर से ला गए थे। ठीक है, अब वाइसरॉय का पद खत्म होता है, यहाँ पे वाइसरॉय खत्म होता है, तो संविधान सभा को पूर्ण सप्रभु यानी सोवरेन निकाय घोषित करते हैं। ठीक है, अब देखो 1773 में रेगुलेटिंग आता है, सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनता है। 1833 में चार्टर एक्ट आता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की शुरुआत भी हमें यहाँ पे से देखने को मिलती है। ठीक है, 1853 में कोविनेंट और नॉन कोविनेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राउन रूल वाइस रॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता है। 1900 में कम्युनल इलेक्टोरेट
ठीक है, फादर ऑफ कम्युनिटी मिंटो। 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, डायर क्या आता है, बाइकैमेरलिज्म आता है, द्विसदनीय व्यवस्था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता मिलती है, आरबीआई बनता है और फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1937, ठीक है। अब एक ही वाले टॉपिक को कर लेते हैं या फिर इसको बाद में करेंगे, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे डिटेल में देखना, फिर हम जाके आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।